नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। दमदार 10 में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की, उस कश्मीर की जिसकी पहचान कश्मीरियत से होती है, लेकिन कश्मीर के दुश्मन अब उसी कश्मीरियत के खिलाफ गहरी साजिश रच रहे हैं। कल तक जो आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे, अब वो भोले भाले निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। धर्म पूछकर कश्मीरी पंडितों और सिखों को गोलियों से भून रहे हैं, और यह सब हो रहा है आतंक के हाइब्रिड मॉड्यूल के जरिए, जिसमें आतंकी ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जिनका कोई आतंकी रिकॉर्ड नहीं होता। इस टेरर मॉड्यूल के जरिए दहशत उन कश्मीरी पंडितों के दिलों में फैलाई जा रही है जिन्हें 31 साल बाद केंद्र की मोदी सरकार कश्मीर में दोबारा बसाने की तैयारी कर रही है। सीधे कश्मीर से आज हमने आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि इस वक्त कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लेकर हालात कैसे हैं। महबूबा मुफ्ती ये कर रही है, डबल गेम खेल रही है। किसी भी तरीके से ये डिरेल करना चाहिए। जो हमारे कश्मीरी पंडित लोग हैं, वो आज की डेट में अपने कश्मीर में, अपने मातृ वतन में आना चाहते हैं और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रहना चाहते हैं। उनके साथ वो मेला हमसे कल से बिल्कुल खत्म हो गया। आज कश्मीरियत पर थप्पड़ पड़ गई। ये कश्मीरियत की किलिंग थी बिंद्रू साहब की। पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। तो क्या आतंकियों का मंसूबा कश्मीर में कश्मीरियत को खत्म करने का है? वो कश्मीरियत जो पूरी कश्मीर घाटी के जर्रे जर्रे में बसा है, क्योंकि टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी उन्हीं कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर को बनाने और संवारने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। आतंकी उन कश्मीरी पंडितों और सिखों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं जिनकी पहचान कश्मीर से है, और कश्मीर की पहचान इन कश्मीरी पंडितों से। या फिर आतंकी न्यू कश्मीर की उस तस्वीर से बौखला उठे हैं जहां उन्हें 29 साल बाद कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराता दिखाई दे रहा है। या फिर आतंकियों की ये बौखलाहट श्रीनगर की सड़कों से गुजरती जन्माष्टमी की झांकी और इस झांकी में जय श्री कृष्ण की गूंज से हो रही है। या फिर आतंकियों को नए कश्मीर की ये नई तस्वीर पसंद नहीं आ रही, जिसमें कश्मीरी युवा फैशन शो के रैंप पर अपनी संस्कृति का रंग बिखेर रहे हैं। या फिर आतंकी बदलते कश्मीर की उस बदलती तस्वीर को देखना ही नहीं चाहते, जिसने कश्मीर में कश्मीरी लड़कियां खुले आसमान के नीचे आजादी से क्रिकेट खेल रही हैं, अपने सपनों को जी रही है। देख लीजिए 5 दिन में कितने मर्डर्स हो गए, लगभग 5-6 लोगों का कत्ल हुआ। और ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी कोई आम स्ट्रेटजी नहीं है। ये स्ट्रेटजी किल वन स्केयर 1000, एक को मारो हज़ारों को दहशत कर दो। और इन सब चीज़ का पैटर्न देख लीजिए, मक्खनलाल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान और वो लोग। तो इसका मतलब है, अगर आप इन तीनों डॉटों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही प्लान्ड, बारीकी से प्लान किया गया कत्ल है। कश्मीर में आतंक का नया और लेटेस्ट ट्रेंड यहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिख रहा है, जिसमें आतंकी कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं, कश्मीर में रहने वाले सिख समुदाय से जुड़े लोगों की आतंकी हत्या कर रहे हैं, और कश्मीर में बाहर से आए कामगार हिंदुओं को गोलियों से भून रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जिस प्रकार माइनॉरिटीज की हत्या की जा रही है, सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि जो एक मूव कश्मीरी पंडित समाज को प्रशासन की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है उनको वहां पर दोबारा कश्मीर में बसाया जाए, ये उस पर एक हमला है। तो क्या आतंकी टेरर का हाइब्रिड मॉड्यूल अपनाकर 31 साल पुराने उसी काले इतिहास को कश्मीर की घाटी में दोहराने की फिराक में है, जिस इतिहास को कश्मीर खुद याद करना नहीं चाहता?
क्योंकि आज कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों के खिलाफ जैसी दहशत फैलाई जा रही है, ठीक वैसी ही दहशत आज से 31 साल पहले फैलाई गई थी। हमारे गांव का दूसरा एक पंडित जी था, वो मवेशियों के साथ जा रहा था तो उसको भी गोली मार दी। तो लगता है वही हालात बने हुए, उससे बदतर हो रहे हैं, उससे ज्यादा खराब हो रहे हैं। आज वार चल रहा है, वहाँ कश्मीरी पंडितों को भगा रहे हैं इसलिए कि आज वहाँ जमीन निकलती है, आज उनके मकान निकलते हैं, आज उनकी मंदिरों की प्रॉपर्टी निकलती है जो इन आकाओं ने खाई है। जनवरी 1990 तक कश्मीर घाटी में कुल 75,343 कश्मीरी पंडित परिवार थे, लेकिन 1990 से 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। एक अनुमान है कि आतंकियों ने 1990 से 2011 के बीच 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पिछले 30 साल के दौरान घाटी में बमुश्किल 800 हिंदू परिवार ही बाकी रह गए थे। पीएम मोदी ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दोबारा बसाने की योजना लागू की। पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों की संपत्ति को बचाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। पीएम पैकेज के तहत घोषित कुल 6,000 सरकारी पदों में से करीब 3,800 कश्मीरी प्रवासियों को सरकारी रोजगार प्रदान करके सीधे पुनर्वास किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार में कार्यरत 6,000 कश्मीरी प्रवासियों को आवास दिलाने के लिए 920 करोड़ की योजना से मकान तैयार किए जा रहे हैं। यही बात आतंकियों को शूल की तरह चुभ रही है। दोस्तों, अब इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज से 30 साल कश्मीर में जो हुआ उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है, पर अब ऐसा नहीं होगा। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्शन लेना चाहिए और अपना सीआईडी सिस्टम, अपना जो इंटेलिजेंस है, इसको इस कदर मतलब मजबूत करना चाहिए कि इनको पता लगाना चाहिए जल्दी से जल्दी ये कौन लोग हैं। कश्मीर घाटी में आतंकी सिलेक्टिव किलिंग्स यानी चुन चुन कर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे इस वक्त कश्मीरी पंडितों में कैसी दहशत है वो ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये कश्मीर के बड़गाम में मौजूद शेखपुरा पंडित कॉलोनी है। इस कैंप में करीब 300 कश्मीरी पंडित परिवार रहते थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इस कैंप के आसपास दहशत का माहौल पसरा है। इस वक्त हम हैं शेखपुरा माइग्रेंट पंडित कॉलोनी के बाहर। इससे पहले भी हम कुछ समय पहले यहाँ आए थे, लेकिन जो आज सिक्योरिटी देखने को मिल रही है उस समय नहीं थी, और वजह साफ है, जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं पिछले कुछ समय में, उस वजह से जो है जितनी भी माइग्रेंट कॉलोनीज, पंडित माइग्रेंट कॉलोनीज हैं घाटी में, उन सब जगह पे जो है सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दी गई है। यहाँ सीआरपीएफ का जो है गार्ड रहता था, लेकिन अब जो है जेएंडके पुलिस भी यहाँ पे है। अनंतनाग में मौजूद इस कश्मीरी पंडित कॉलोनी में भी लोग गुस्से में हैं। गुस्सा आतंक और आतंक को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन करने वाले उन सियासतदानों से भी है जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर पहले आंसू बहाते हैं और फिर निहत्थे सिविलियंस की किलिंग्स पर सवाल सरकार पर उठाते हैं। इस गलतफहमी में आप मत रहे कि हम डरने वाले हैं। ये मातृभूमि मेरी है, ये मातृभूमि पर मेरा पहला राइट है, और हम लोग कश्मीरी पंडित इससे डरने वाले नहीं है। हमें यहाँ से 90 जो हालात है उसमें हमें यहाँ भगाया गया है, और फिर हमारा बच्चा यहाँ नौकरी लग गया, उसकी वजह से यहाँ हम आते रहते हैं। लेकिन जो कल का जो है वो हमें बहुत दुखद लग गया है। केंद्र की मोदी सरकार का संकल्प है कि वो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हक दिलाकर रहेगी, और आतंकी इस कोशिश में हैं कि किसी तरह हाइब्रिड किलिंग के जरिए वो कश्मीर में दहशत फैला सके, ताकि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर हैं वो यहाँ आने से खौफ खाएं, और जो यहाँ पहले से हैं वो भी यहाँ से चले जाएं। लेकिन आतंकियों का ना तो ये मंसूबा कामयाब होगा और ना ही हाइब्रिड आतंक को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर घाटी में ज्यादा जिंदा रह पाएंगे। बड़गाम से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन। दमदार 10 में अब बात ड्रैगन के डबल गेम की, जो पाकिस्तान के कराची से पोर्ट बनाने जा रहा है। कराची को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सी पैक का सेंटर बनाने जा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में वो जहां पाकिस्तान को अपना नया गुलाम बनाने की तैयारी में है, वहीं कराची से वो भारत के खिलाफ भी साजिशें रच सकता है, क्योंकि चीन का इरादा पाकिस्तान पर कब्जा कर धीरे धीरे भारत तक पहुंचने का है। कैसे पाकिस्तान से लेकर दूसरे देश चीन के आर्थिक गुलाम बनते जा रहे हैं, आपको एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाते हैं।
CPEC will be a game changer for Pakistan. CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर और तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। ग्वादर के बाद अब चीन का ऑपरेशन कराची। एक बार फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के चीनी जाल में फंसा पाकिस्तान। वो चीन जिसने इमरान खान को गुलाम बना रखा है, जिस चीन के पास इमरान ने पाकिस्तान को गिरवी कर रखा है, अब वो चीन पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान बना रहा है और चीन के इस मास्टर प्लान का आगाज कराची से हो रहा है। चीन ने अब कराची को सीपेक का हब बनाने का फैसला किया है। चीन और पाकिस्तान के बीच कराची पोर्ट को डेवलप करने का करार हाल ही में हुआ है, यानी कि अब ग्वादर की जगह कराची बंदरगाह को डेवलप करेगा चीन। वो कराची शहर जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी है। ग्वादर पोर्ट को सीपेक का सेंटर बनाने के प्लान को चीन ने क्यों बदला, कराची में अपनी मौजूदगी से ड्रैगन कैसे डबल चाल चल रहा है, इसके पीछे क्या है उसकी सीक्रेट साजिश, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कराची पोर्ट को लेकर क्या है चीन का गेम प्लान, वो देख लेते हैं। चीन करीब $3.5 अरब इस प्रोजेक्ट पर खर्च करेगा। इसमें कराची पोर्ट का विस्तार, मछुआरों के लिए एक फिशिंग पोर्ट बनाना और 640 हेक्टेयर के इलाके में इकोनॉमिक जोन तैयार करना शामिल है। एक पुल भी बनाया जाएगा जो कराची बंदरगाह को मनोरा द्वीप समूह से जोड़ेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर पाकिस्तान में चीनी राजदूत ने इस डील को गेम चेंजर करार दिया है। Just as His Excellency Prime Minister Imran Khan's remark, CPEC will be a game changer for Pakistan, bring prosperity and progress to the country. लेकिन चीन के इस दांव के पीछे है डबल गेम। पहला ये कि चीन कराची में निवेश के नाम पर पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। कंगाल पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाएगा और फिर कर्ज के बदले चीन कराची पोर्ट पर कब्जा जमा लेगा। चीन का दूसरा दांव ये है कि वो कराची बंदरगाह से भारत के खिलाफ जासूसी कर सकता है। चीन पहले से ही भारत के पड़ोसी देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर भारत को आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर घेरने की रणनीति पर चल रहा है और यहाँ तो भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों के निशाने पर है। जाहिर है कराची में चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी भारत के लिए खतरा पैदा करने वाली है। पाकिस्तान में चीनी सैन्य मौजूदगी बढ़ेगी और इससे वो भारत के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर दबाव बढ़ा सकता है। चाइना यहाँ पे जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ करेगा, जिस हो सकता है कि वो वहाँ पे अपना कोई मिसाइल बेस बनाए, जहाँ वहाँ पे अपनी ताकत को बढ़ाए और अल्टीमेटली वो कराची पोर्ट को ही हड़प कर ले, तो इसके साथ मेरा ये मानना है कि हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। हमें बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके ऊपर एक नज़र रखनी पड़ेगी कि वहाँ पे क्या क्या वो चीज़ डेवलप कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सीपेक का सेंटर कराची शिफ्ट होने की वजह क्या है। दरअसल ग्वादर में चीन के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। चीनी नागरिकों पर बलूच विद्रोही लगातार हमले कर रहे थे। स्थानीय स्तर पर चीनी प्रोजेक्ट का विरोध तेज होता जा रहा था। अगस्त में एक सुसाइड बॉम्बर ने चीनी काफिले पर हमला किया था। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी और 3 घायल हो गए थे। लगातार विरोध और हमले की वजह से चीन ने ग्वादर की बजाय कराची को अहमियत दी और यहाँ उसे डबल फायदा भी नजर आ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक के बाद एक डेट ट्रैप में फंसा रहा है, जिससे पाकिस्तान चीन का उपनिवेश बनने के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। दूसरे, कराची से भारत के अहम ठिकानों की कम दूरी का होना है। नक्शे पर नजर डालें तो कराची से मुंबई की दूरी 937 किलोमीटर है। कराची मुंबई समुद्री रूट पर गुजरात का कच्छ और जामनगर का इलाका पड़ता है। गुजरात के कच्छ से कराची की दूरी 316 किलोमीटर है। वहीं गुजरात के जामनगर से कराची की दूरी 409 किलोमीटर है और इनके बीच कच्छ की खाड़ी में कांडला पोर्ट है, जिसकी कराची से दूरी 384 किलोमीटर है। भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान बार बार कराची के सी रूट का इस्तेमाल करता है और अब कराची में चीन की मौजूदगी से भारत के लिए खतरा ज्यादा बढ़ने वाला है। चीन का ये दांव भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में चीन की दखलंदाजी बढ़ रही है और वो अपने लोगों को पाकिस्तान में भेजकर अलग अलग प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है,
वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पर चीनियों का दबदबा होगा। कराची एयरपोर्ट को ही देख लीजिए, जिसे डेवलप करने के नाम पर चीन करीब 5 लाख पाकिस्तानियों को कराची से हटाएगा और वहां अपने लोगों को बसाएगा। सीपैक में काम करने वाले मजदूर चीन के हैं और पाकिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं मिला। एक सीनियर पाकिस्तानी एक्सपर्ट के मुताबिक अगले 4 साल में पाकिस्तान में 50 लाख चीनी सीपैक में काम करने लगेंगे। कर्ज की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर 24.7 अरब डॉलर चीनी कर्ज है। सीपैक पर अगले 46 अरब डॉलर का निवेश तय था, लेकिन अब यह खर्च 87 अरब डॉलर बताया जा रहा है। जितनी भी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर होती है, जो उनके हथियार हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उन सबको वो चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो अगर वो ये पोर्ट भी अभी उनको देते हैं तो फिर मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान पूरी तरह चाइना की एक सेटलर स्टेट और उसके कब्जे में आ जाएगा। ड्रैगन का डेट ट्रैप का गेम 2017 के बाद से ज्यादा फैला, जब श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के 70% हिस्से का मालिकाना हक 99 साल के लिए एक चीनी कंपनी के हाथ में चला गया, क्योंकि श्रीलंका इस बंदरगाह से जुड़े कर्ज को लौटाने में फेल हो गया था। अब सीपैक के जरिए चीन के टारगेट पर पाकिस्तान है। ये सीपैक प्रोजेक्ट चीन के जिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, उसके जरिए चीन ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 42 देशों को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। इन देशों पर चीन का 385 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ गया है। एक स्टडी के मुताबिक चीन का कर्ज इन देशों की जीडीपी के 10% से भी ज्यादा पहुंच गया है। जो वर्तमान समय में जिबूती, जिसको कि चाइना ने एक तरीके का अपना एक मिलिट्री बेस के तौर पे डेवलप कर लिया है, उसी तरीके की जो डिप्लोमेसी है, उसी तरीके की जो पूरी नीति है, वो पाकिस्तान के संदर्भ में भी हो सकती है। दुनिया जानती है चीन एक ऐसा सूदखोर है जिसका कर्ज कभी खत्म नहीं होता, यानी कि देर सबेर चीन कर्ज के बदले इन देशों की जमीन पर कब्जा करेगा ही, क्योंकि चीन जो लोन बांटता है उसका करीब 60% हिस्सा कॉमर्शियल रहता है और उसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं रहती है, जो उस देश की डेवलपमेंट असिस्टेंस के नाम पर एक धोखा है। बीआरआई से पहले अमेरिका और चीन के बीच अलग अलग देशों में निवेश को लेकर काफी प्रतिस्पर्धा रहती थी, लेकिन अब चीन अमेरिका के मुकाबले काफी आगे निकल गया है। बीआरआई के तहत चीन अलग अलग देशों में सालाना करीब 85 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जबकि अमेरिकी निवेश घटकर महज 37 अरब डॉलर सालाना रह गई है। गौरतलब बात यह है कि जिन देशों में चीन अपना पैसा लगा रहा है वहाँ कोई सहायता नहीं कर रहा, बल्कि उन देशों को अपने कर्ज के तले दबा रहा है। एड डाटा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे कर्ज के जाल में फंसाने की चीन की चाल देशों को समझ में आ रही है, वैसे वैसे बीआरआई का आकर्षण कम हो रहा है। कई देश चीन की इस परियोजना का विरोध करने लगे हैं। मलेशिया में 11.58 अरब डॉलर का बीआरआई का प्रोजेक्ट रद्द हुआ है। कजाकिस्तान ने करीब 1.5 अरब और बोलिविया ने करीब 1 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। कई अफ्रीकी देश भी चीन से करार खत्म करने लगे हैं, लेकिन इमरान खान चीन प्रेम में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान को चीन का गुलाम बनाने पर आमादा हैं। लेकिन चीन का गुलाम पाकिस्तान भारत की सिरदर्दी बढ़ाने वाला साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। इस पे बड़ा लोड रहता है, ये भी कैसे दे पाएंगे हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जब पीछे से नहीं मिल पाएगी सप्लाई। एनटीपीसी से हमारे को लगभग 4000 मेगावाट बिजली मिलती है, आज की डेट में उससे आधी भी नहीं मिल पा रही है। और कोयला जो भारत सरकार हमको सप्लाई करती है, पैसा देने के बाद भी समय पर कोयला सप्लाई नहीं हो, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बार दिवाली अंधेरे में डूबने वाली है? क्या इस बार रोशनी के पर्व पर बिजली संकट का साया मंडरा रहा है? क्या आने वाले दिनों में कोयला संकट और गहराने वाला है? क्योंकि कोयले की कमी के कारण बिजली कटौती का जो अलार्म कई राज्यों में बज रहा है, उसने चिंता बढ़ा दी है। आज हम बात करेंगे इसी बिजली संकट की, क्योंकि कोयला संकट इसी तरह बढ़ता रहा
तो जो हालात आज यूरोप और चीन में दिख रहे हैं, वैसे ही हालात हिंदुस्तान में भी नजर आ सकते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। क्या कोयला संकट आने वाले अंधेरे का अलार्म बजा रहा है? यहाँ पे बिजली इतना कट रहा है, लगातार बिजली कट रहा है, जिसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि बिजली कब आएगी कब जाएगी। क्या बिजली कटौती का ये सिर्फ ट्रेलर है? पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कोयले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हालत में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है। क्या इस बार दिवाली अंधेरे में डूबने वाली है? क्या देश पर ब्लैकआउट का खतरा तेजी से बढ़ रहा है? क्या जैसे हालात चीन में बन गए, पावर क्राइसिस के आगे जिस तरह यूरोप ने घुटने टेक दिए, क्या ठीक वैसी ही मुसीबत की तरफ हिंदुस्तान भी कदम बढ़ा रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में बिजली संकट गहराने लगा है। यहाँ बिजली की आपूर्ति घटकर 50% के करीब रह गई है। दिल्ली को एनटीपीसी के प्लांट से 4000 मेगावाट बिजली मिलती थी, लेकिन कोयले की कमी से एनटीपीसी के प्लांट बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे। दिल्ली में फिलहाल बवाना, रिठाला और प्रगति पावर प्लांट में 1900 मेगावाट की क्षमता वाले 3 पावर प्लांट काम कर रहे हैं, जिनसे 1300 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। जबकि त्योहारों की वजह से दिल्ली में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। 10 अक्टूबर को डिमांड 4500 मेगावाट की थी। एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट हैं, उन पर दिल्ली निर्भर करती है, लेकिन इन पावर प्लांट से बिजली नहीं मिल पाने के कारण दिल्ली में ये संकट गहरा सकता है। अगर दिल्ली में मांग बढ़ी, यानी कि जो मांग दिल्ली में 7400 गई थी, अभी 4500 के आसपास है। इस महीने की एवरेज निकाले तो 5000 मेगावाट के आसपास है। अगर वो मांग बढ़ी तो फिर दिल्ली में और ज़्यादा संकट गहरा सकता है। दिल्ली ही नहीं, यूपी समेत कई राज्यों में इस वक्त कोयले की कमी से बिजली संकट गहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में 18000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन सिर्फ 14000 मेगावाट बिजली मिल रही है। जैसे जैसे बिजली का संकट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से कटौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। गोरखपुर में तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे घंटों तक बिजली कटौती हो रही है, और इसकी वजह से जो सुबह पानी आना है गांव, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे वो नहीं आ पा रहा है। बिजली की वजह से तमाम लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और विभाग भी इस पूरे व्यवस्थाओं को लेकर के असहाय महसूस कर रहा, क्योंकि उनका मानना है कि बिजली की जो सप्लाई ऊपर से भरपूर इसके पहले तक आती थी वही नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से जो बिजली का संकट है वो गहराता जा रहा है। लोगों की सीधे तौर पे मांग है सरकार से कि त्योहारों के सीजन में कम से कम बिजली की जो भरपूर उपलब्धता की बात सरकार करती आई है वो जारी रखे। बात पंजाब की करें तो यहाँ 3 थर्मल प्लांट की 4 यूनिट में बिजली उत्पादन ठप हो चुका है। बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। पंजाब में एक दिन में बिजली की मांग 8000 मेगावाट के करीब रही, लेकिन बिजली का उत्पादन सिर्फ 3784 मेगावाट हो पा रहा है। देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराया है, और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बिजली के कट लगातार जो है वो लग रहे हैं, और इसी को लेकर जो किसान है या आम आदमी है वो पंजाब के कई शहरों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई घंटों का बिजली कट लग रहा है। अगर सरकारी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो 3 से 4 दिन का कोयला जो है वो बचा हुआ है, वहीं पर जो प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर 1-1 दिन का कोयला बचा हुआ है। जो मांग है बिजली की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है, और इसी के चलते जो किसान है और आम आदमी है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वहीं बात करें राजस्थान की तो यहाँ गांव और शहर दोनों अंधेरे में डूबे नजर आ रहे हैं। वजह है मांग से कम बिजली सप्लाई। लगातार राजस्थान में जो विद्युत संकट गहरा रहा है, उसके चलते किस तरह हमारे काम काज प्रभावित हो रहे हैं, रोजगार प्रभावित हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और किसान प्रभावित हो रहे हैं। फसलें सूख रही हैं, चूँकि बिजली नहीं है तो पानी नहीं दे पा रहे हैं। आलम यह है कि राजस्थान में जो बिजली संकट है उसके चलते आज ना शहर बचे हैं ना गांव बचे हैं, और आने वाले दिनों में भी सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। वजह जितना कोयला राजस्थान को चाहिए उतनी सप्लाई राजस्थान को अभी नहीं मिल रही है। राजस्थान में बिजली की अधिकतम मांग 11800 मेगावाट है, लेकिन इस वक्त सिर्फ 9353 मेगावाट बिजली मिल पा रही है। पर कोयला जो भारत सरकार हमको सप्लाई करती है, पैसा देने के बाद भी समय पर कोयला सप्लाई नहीं हो, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले वक्त में अगर कोयला संकट इसी तरह बरकरार रहा तो ना तो आपकी दिवाली जगमग हो पाएगी, ना ही खेतों में फसल लहलहा पाएगी। ऐसे में वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
अभी तो बिजली संकट की शुरुआत भर है, लेकिन आगे जिस तरह डिमांड बढ़ रही है, त्योहारी सीजन आ रहा है, फैक्ट्रियों में काम पहले के मुकाबले ज्यादा हो रहा है, जिससे बिजली की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में अगर कोयला संकट दूर नहीं किया गया तो सोचिए कितने भयावह हालात का लोगों को सामना करना पड़ेगा। बिजली नहीं मिली तो फैक्ट्रियों में काम बंद हो जाएगा। बिजली सप्लाई नहीं हुई तो सिंचाई कैसे होगी? बिजली संकट और गहराया तो अर्थव्यवस्था टेंशन में आ जाएगी। मतलब कोरोना के बाद जिस इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है, उसी अर्थव्यवस्था पर कोयला लॉकडाउन लगा सकता है। महाराष्ट्र में 13 पावर प्लांट कोयला न होने से ठप पड़ चुके हैं। केरल में 4 प्लांट में बिजली का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। पंजाब में 3 पावर प्लांट बंद हैं। और ये सब कुछ हुआ है पावर प्लांट में कोयले की कमी के चलते। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। सवाल है कि जब कोयला संकट है नहीं तो पावर प्लांट बंद क्यों पड़े हैं? इसके लिए सरकार ने 4 बड़ी वजह गिनाई है। पहली वजह, बिजली की ज्यादा डिमांड। पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार अगस्त से सितंबर के बीच 20% ज्यादा बिजली की मांग रही। साल 2019 के अगस्त से सितंबर के बीच 10,669 करोड़ यूनिट बिजली की डिमांड थी। वो 2021 में अगस्त से सितंबर के बीच 12,500 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई। इसी वजह से बिजली उत्पादन बढ़ाना पड़ा। नतीजा, कोयले की खपत भी बढ़ गई। दूसरी वजह, लंबे मानसून सीजन से कोयला उत्पादन घटा। इस साल मानसून सीजन थोड़ा लंबा खिंच गया। मतलब सितंबर के आखिरी तक देश में बारिश होती रही, जिससे कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा। देश में बिजली उत्पादन का 75% कोयला खदानों से निकाला जाता है, लेकिन कम उत्पादन से कोयले का स्टॉक खत्म होने लगा। तो क्या कोयले का उत्पादन कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है। जानकार कहते हैं कि जिस तरह से बारिश और कोरोना काल की वजह से उत्पादन में कमी आई है, उसका एक बड़ा कारण है कि बिजली उत्पादन में कमी देखी जा रही है। तीसरी वजह, कोयले का आयात महंगा हुआ। देश में जरूरत का करीब 30% से ज्यादा कोयला आयात किया जाता है, लेकिन कोरोना काल और डिमांड बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत काफी बढ़ गई। जो कोयला $45 प्रति टन की कीमत से आयात किया जाता था, आज उसकी कीमत 180 से $200 प्रति टन तक पहुंच चुकी है, जिससे 2019-20 के मुकाबले आयातित कोयले से बिजली उत्पादन में 40% तक की कमी दर्ज की गई है। चौथी वजह, उद्योगों की बिजली डिमांड बढ़ी। कोरोना काल के बाद उद्योगों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इससे बिजली की मांग पहले के मुकाबले बढ़ गई। उद्योगों की तरफ से 2021 के अगस्त में ही 1800 करोड़ अतिरिक्त यूनिट की डिमांड आई। ऐसे में अगर कोयला संकट जल्द दूर नहीं हुआ और उद्योगों को बिजली सप्लाई बाधित होने लगी, तो इसका सीधा असर आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। छोटी सी फैक्ट्री से लेके लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, बिजली के बिना कुछ चल सकता है? नहीं। तो अगर हमने इकोनॉमी चलानी है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बिजली चाहिए। यही वजह है कि कोयला संकट पर सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक की और कोयले की कमी से बिजली सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।